हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। तो आज मैं आप लोगों को गणित का एक मॉडल पेपर लेकर आ गया हूं और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर इसको कह सकते हो। इसमें बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रखा हूं। अगर इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो अगर आपका भी गणित में सपना है 95% लाने का 2027 बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल पूरा हो सकता है मेरे प्यारों। तो इस मॉडल पेपर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है और इतना बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न इसमें लिया हूं ना कि अगर इनको तैयारी कर लेंगे, अगर मात्र 10 या 15 मॉडल पेपर तैयार कर लोगे ना, तो आपके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और ये पूर्णांक 70 नंबर का, मतलब इसको 70 नंबर का मैंने बनाया है, जो कि आपका रियल पेपर भी 70 नंबर का ही आने वाला है। और इस पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे और उस वाले पेपर को भी आपको 3 घंटे 15 मिनट ही लगने वाले हैं। मतलब जैसे रियल पेपर होता है ना, सेम टू सेम वैसा हमने डिजाइन करके इसको बनाया है। लेकिन बस यह है कि भाई ये रियल नहीं है, इसको मैंने खुद बनाया है। ठीक है, बस बात इतना याद रखना। ये एक प्रैक्टिस सेट है, एक मॉडल पेपर है जिसको मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट के तौर पे बनाया है। और इसमें जो प्रश्न है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोड हमने रखा है 822 FW कोड हमने रखा है। ठीक है, आपका कोड कुछ अलग आएगा पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले अनुक्रमांक और नाम पेपर में जरूर से लिख दीजिएगा। जो ऐसे यहाँ पे मैं कॉलम छोड़ा हूं ना, वहां पे भी आप लोगों को अनुक्रमांक और नाम लिखने के लिए देगा, तो वहां पे लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद सामान्य निर्देश जो उसका होगा वही सामान्य निर्देश में लिख के लेकर आया हूं। ठीक है, तो एक बार यहीं से पढ़ लीजिएगा। तो सामान्य निर्देश बोला है पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि शुरू में जो आपका 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ये जो 15 मिनट आपको लिखा है ना, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे में इस पेपर को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। दूसरा कि सभी प्रश्न अनिवार्य, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न करना जो है वो कंपलसरी अनिवार्य है। तीसरा है कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड है, मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो आएगा सबसे पहले खंड अ, इसके बाद आएगा आपका खंड ब। चलिए जानते हैं खंड अ में क्या पूछेगा आपसे। तो खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो एक प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा बहुविकल्पीय का। तो टोटल आपके पास 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा 20 नंबर के लिए, और इनका उत्तर OMR शीट पे देना होगा। आप नीले पेन का प्रयोग कीजिए, काले पेन का प्रयोग कीजिए रंगने के लिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। याद रखिए कि जेल वाली पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसके बाद है पांचवा कि OMR उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कह रहा है कि एक बार जो आपने OMR शीट पे उत्तर लिख दिया, जो आपने कोई भी ऑप्शन रंग दिया तो उसको रंग दिया, ना तो उसको काटना है ना तो उसको मिटाना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद आ जाएगा खंड ब। खंड ब कितने नंबर का रहेगा, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। इसके बाद है कि इस प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न रहेंगे, टोटल 5। मतलब खंड ब में कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न दिए रहेंगे। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया होगा कि उसके कितने खंड करने हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ रहेगा कि कितने खंड आप लोगों को करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, या वो प्रश्न 2 नंबर का, या वो प्रश्न 4 नंबर का, या वो प्रश्न 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा ना, उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद है अगला कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता उस पर समय नष्ट मत कीजिए। कहने का मतलब है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सारे प्रश्नों का जवाब देना है। जो प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस पर समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। लास्ट में अगर आपको समय मिलेगा तो उसको देखिएगा। ठीक है, बाकी समय नुकसान करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुरंत आगे बढ़ जाइए। इसके बाद यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। जाहिर सी बात है कि गणित का पेपर देने जाओगे तो बिना आप रफ कार्य के तो गणित का पेपर हल नहीं कर पाओगे। तो रफ कार्य करना होगा ना, तो उत्तर पुस्तिका जो मिलेगा उसके बाएं पृष्ठ पर कर दीजिएगा और वहां पे काट का निशान लगा दीजिएगा, ऊपर लिख भी दीजिएगा रफ कार्य, ताकि एग्जामिनर उसको न चेक कर पाए। पेपर देखिए, मॉडल पेपर हम लोगों का यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले खंड अ, वहां पे भी आप लोगों का खंड अ ही आने वाला है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा कितना, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। एक एक नंबर के हिसाब से 20 अंक मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक एक नंबर के हिसाब से 20 अंक मिलेगा। ठीक है, देखो पहला प्रश्न जो मैं लिया हूं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ले रखा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ले रखा हूं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करने का प्रयास करता हूं। ये अब दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ अब क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, बोला है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। मतलब कि एक त्रिघात बहुपद, अगर बहुपद कैसा हो, त्रिघात हो, तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो मेरे प्यारों, जो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका AX³ प्लस BX और प्लस CX
और प्लस डी, यह होता है मानक रूप किसका? त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। तो मैंने बताया था कि जितना बहुपद का सबसे अधिक घात होगा उतना ही ज्यादा शून्य निकलता है। तो इस बहुपद में हालांकि त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितनी होती है? सबसे अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 ही क्या निकलेगा? सबसे अधिकतम शून्य भी निकलेगा। तो यहाँ पे सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इतना कंसेप्ट के साथ कोई बताने वाला नहीं है आप लोगों को। क्लियर है? आ गया ना आप लोगों को समझ में? जब ये पेपर में प्रश्न आएगा ना तुरंत इसका जवाब दे देना। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, यह प्रश्न तो हर साल पूछता है भाई, अगली बार भी पूछा था। देखो ये वाला प्रश्न है, पूछ देता है ना एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कि संख्याओं 24 और 40 का आपको एचसीएफ क्या होगा, यह पूछ लिया है कि 24 और 40 का एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, कितना होगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इतना सिंपल वे में मतलब आप लोगों को बताने वाला हूं ना कि हर एक लड़के को आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, ये 24 है ना, तो आप 24 को अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको तोड़ दोगे। तो यहां से 2 से कटाओगे तो 12 बार में कटेगा, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से कटाओगे तो 6 बार में कटेगा। इसके बाद फिर 2 से कटाओगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में, ठीक है। इसके बाद यह 3 जो है वो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद 40 है तो आप 40 को कटाओगे। देखो इतना आराम से कोई नहीं बताएगा कटाकर, डायरेक्ट मैं चाहता था आंसर बता देता, लेकिन नहीं, ये कैसे सॉल्व हो रहा है ये बहुत जरूरी है। इसके बाद ये 2 से कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में। फिर 2 से कटाओगे कितना बार में कटेगा? 10 बार में। फिर 2 से कटाओगे कितना बार में कटेगा? 5 बार में। फिर ये 5 तो सिर्फ 5 से ही कटता है। देखिए आपको एचसीएफ पूछा है ना, तो एचसीएफ निकालने का तरीका समझिए। जैसे देखिए ये 24, तो 24 बराबर इसको कैसे आप लिखोगे? लिखोगे कि 2 3 बार आया है तो लिखोगे 2 पे पावर 3, और यहाँ 3 1 बार आया तो 3 पे पावर 1 लिखोगे। इसी तरह 40 है ना, तो 40 लिखो, 40 बराबर, अब देखो 2 जो है कितना बार आया? 3 बार आया है, तो लिखोगे 2 पे पावर 3 और गुणे 5 जो है 1 बार आया तो 5 पे पावर 1 लिखोगे। अब देखिए एचसीएफ निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ पे क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है? तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मतलब 2 ही कॉमन मिल रहा है तो 2 ले लोगे। अब 2 की सबसे अधिक सबसे कम घात लिया जाता है, इतना याद रखना, 2 की सबसे कम घात। तो 2 पे पावर 3 ये पे भी है, 2 पे पावर 3 इसमें भी है, मतलब सबसे कम घात तो 3 ही है ना, तो 2 पे पावर 3 लोग हो गए। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। जब इसको हल करोगे तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8। अब ये आ गया 8। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता, लेकिन नहीं, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तभी आप लोग एग्जाम में कर पाओगे। 8 आ गया ना, मतलब कि सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से एक एक स्टेप करके मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहां पे आ गया तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या है? कह रहा है कि 15 और 25 का आपका एचसीएफ दिया हुआ है 5 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? मेरे प्यारों देखो ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे हल करोगे देखो, समझो ध्यान से। अब 15 और 25 का एचसीएफ 5, इस प्रकार का प्रश्न एक एग्जाम में आप लोगों के 100% बनेगा। इतना बात आप याद रखना, जरूर से जरूर बनेगा। बोला है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है। हालांकि हम लोग फार्मूला जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो आपके एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। यह बात कितने बच्चों को क्लियर है? कितने बच्चे इस फार्मूला को जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। अगर एलसीएम निकालने की बात बोला है कि अगर एलसीएम पूछा है तो आप निकालोगे एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका पहली और दूसरी संख्या तो ऐसे ही रहेगा, पहली और दूसरी संख्या तो ऐसे ही रहने वाला है। ये जो एचसीएफ है भाग में चला जाएगा। एचसीएफ कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। अब देखिए कितना अच्छे तरीके से आ जाएगा आप लोगों का। तो एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 15 है तो पहली संख्या को हम 15 लिखेंगे और दूसरी संख्या को हम क्या रखेंगे? 25, ठीक है। और बटे में क्या दे रखा है? एचसीएफ। तो एचसीएफ का कितना दिया है? 5 दे रखा है। अब हल कर दीजिए, तो 5 से कटाओगे इस 25 को तो 5 5 25, 5 बार में कट जाएगा। अब बचा क्या आपके पास? तो इधर बच गया आपका 15 और गुणे में 5 बच गया, तो 15 गुणे 5 कितना होता है? 15 5 75, ठीक है। तो 75 जो है वो क्या आ गया आपका? तो 75 जो है आप लोगों का क्या आ गया? एलसीएम आ गया। और यही तो पूछा था हमसे कि एलसीएम क्या होगा? 75। अब देखिए 75 दिया है, बिल्कुल बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना आराम से आपको कोई बताने वाला नहीं है, पूरे यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर होता जा रहा है? बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या बोला है।
अब यह बोल दिया प्रश्न संख्या 4 कि यदि 3x प्लस 5y बटे में 3x माइनस 5y बराबर 7/3। अब यहां बोला है कि x संबंधी y का मान क्या होगा। बहुत प्यारा प्रश्न दे दिया, बहुत प्यारा प्रश्न। देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल भी है, ज्यादा भारी नहीं है, बस आप लोगों को समझने की देरी है। अब क्या दिया, जैसे दिया पहले उसको नोट कीजिए। अब हमको दिया यहाँ पे कि 3x और प्लस में क्या दे रखा है जी 5y, बहुत अच्छा, और बटे में 3x और यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दिया है 5y, और बराबर में दे रखा है हमको 7/3। अब यहाँ पे तिर्यक का गुणा कर देंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 7 का गुणा इसमें करोगे तो 7 त्रिके 21x आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, माइनस 7 का गुणा 5 में करोगे तो 7 5 35y आएगा, बहुत अच्छा, बराबर। अब 3 को गुणा इसमें कर दो, तो इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9x और प्लस 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 5 15 और इसके साथ y लगेगा। अब क्या करोगे, अब वही करोगे कि यहाँ पे 21x है तो यहाँ पे 21x और प्लस 9x इधर आएगा तो माइनस के 9x हो जाएगा, बराबर इधर आपका बचा है कितना 15y और माइनस 35 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 35y हो जाएगा। अब बस कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 21 में से 9 जाएगा तो 12 9 21, यहाँ पे कितना बच जाएगा 12x, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 5 40 10 50 50y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें x, ठीक है, और बटे यह y गुणा में इधर आएगा तो y भाग में चला जाएगा, बराबर इधर बचा आपका 50 और यह 12 गुणा में उधर जाएगा तो 12 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, मतलब 50/12 आ गया। कटा दीजिए, तो इसको किससे कट सकता है, 2 से कटेगा 25 बार में, और यह 2 से कटेगा आपका 2 6 के 12 6 बार में। अब हमसे अनुपात पूछा था किसका, x संबंधी y का अनुपात, तो x संबंधी अनुपात का अनुपात कितना आ गया, यहाँ पे 25 संबंधी कितना गया जी 6 आ गया। अब लो, है कि नहीं सिंपल, x संबंधी y का अनुपात कितना आ गया 25 संबंधी 6 आ गया। देखें ऑप्शन में दिया है, जरूर से देना चाहिए इसको, 25 संबंधी 6 कहीं दिख रहा है, नहीं दिखा गया क्या भाई, लो आ गया, दिख गया, क्यों नहीं दिखेगा, ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, चीजें क्लियर होती जा रही हैं आप लोगों को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिनको मान मालूम है तुरंत इसका आंसर बता देंगे। अब प्रश्न संख्या 5वां ध्यान दो। अब बोला यहाँ पे कि सेक 45 अंश का मान है, डायरेक्ट पूछा है कि सेक 45 अंश का मान, तो जिनको मालूम होगा वो तुरंत बता दें कि भाई सेक 45 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 2 होता है, तो तुरंत वो डी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर जिनको सेक 45 अंश का मान नहीं मालूम है, अगर उनको cos 45 अंश का मान मालूम है, अगर किसी को मान लीजिए कि सेक 45 अंश का मान नहीं मालूम है, उनको cos 45 अंश का मान मालूम है, तब भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे समझो, देखो ये हो जाएगा आपका कि सेक 45 अंश, सेक 45 अंश को हम लिख सकते हैं 1 के cos 45 अंश, सूत्र होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। सेक 45 अंश को हम लिख सकते हैं 1 के cos 45। अब हालांकि जानते हैं कि ऊपर 1 है और cos 45 अंश का मान कितना होता है 1 करनी में 2, तो हो जाएगा 1 करनी में 2। अब करनी में 2 को गुणा 1 में होगा तो ऊपर हो जाएगा करनी में 2 और नीचे 1 तो नहीं लिखा जाता है, मतलब करनी में 2 आ जाएगा। तो जिनको अगर मालूम है कि सेक 45 अंश का मान करनी में 2 होता है तो डायरेक्ट करनी में 2 कर देंगे। अगर किसी बच्चे को cos 45 अंश का मान अगर मालूम है तो cos 45 के मान से भी हम यहाँ पे सेक 45 अंश का मान निकाल सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही है ना, मतलब पूरा डाउट क्लियर करता जा रहा हूं आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है कि यदि 1/x माइनस 1/y बराबर 1 तथा 1/x प्लस 1/y बराबर 2 हो तो x का मान होगा, मतलब x का कितना मान होगा। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज लेना पड़ेगा, मैं ले लेता हूं, मेरे पास बहुत सारे पेज हैं। चलिए ले लिया हमने, अब इसको हल करते हैं, जो दिया उसको नोट करते हैं। अब दिया है 1/x और माइनस 1 क्या दे रखा है y बराबर 1 है, तो आप 1 लिखो। इसको आप समीकरण नंबर पहला मान लो, इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लोगे, पहला मान लो। इसके बाद दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 1/x और प्लस 1 क्या दे रखा है y बराबर 2 दे रखा है, ठीक है 2। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब मेरे प्यारों जो ध्यान से आप देखना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, क्योंकि एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में है, तो आप यहां पे कर दो कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जब जोड़ोगे ना तो ध्यान देना, जब इसको जोड़ोगे तो यह हो जाएगा आप लोगों का 1 के x
और माइनस 1/y और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, जोड़ना है और इसको जोड़ोगे 1/x और प्लस 1/y बराबर आपका क्या दे रखा है 2। क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। जब जोड़ोगे ना तो एक चीज देखो, माइनस 1/y और प्लस 1/y कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 1 और 1 मिलकर हो जाएगा आपका 2 और नीचे कितना बचा आपका x, मतलब 2 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा। चीजें यहां तक क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए 2/x और बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझो, हमें x की वैल्यू निकालना है ना, तो x को 3 यहां भेजो, 3 को यहां पे भेज दो तो हो जाएगा 2 और 3 को जब इसके भेजो यहाँ पे तो 3 हो जाएगा और x को उसके जगह पे भेज दो तो x बराबर 2/3 जो है आ जाएगा। हालांकि हमसे x का ही मान पूछा था कि 2/3, देखिए दिया है 2/3, बिल्कुल देगा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7वां देख लो। कह रहा है कि 8/x बराबर x/8 के मूल होंगे। ठीक है, मूल होंगे पूछा है। देखो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 8/x दे रखा है और बराबर में दे रखा है x/8 और बराबर कुछ नहीं, बस मूल पूछा है। तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो x में x का गुणा करोगे तो x² बराबर 8 में 8 का गुणा करोगे तो 8 64। अब यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो यह 64 किस में चला जाएगा, वर्गमूल में चला जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तब मेरे प्यारों जो यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 8 जो है इसके मूल आ जाएंगे। तो प्लस माइनस 8 मतलब ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया, इतना ज्यादा सिंपल था, यहीं पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वें की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 8वां क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा होगी। कहने का मतलब है कि यह आपका त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में कोई एक रेखा अगर दो रेखाओं को क्या करे, समद्विभाजित करे, तो यह जो रेखा होगी वह क्या करेगी, तो वह रेखा जो होगी तीसरी रेखा के क्या हो जाएगी मेरे प्यारों, जो समांतर हो जाएगी। देखिए इसके रेखा के क्या हो गया, समांतर हो गया। ठीक है, तो ये बोला कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में काटता है तो वो रेखा जो है तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, समानांतर, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। मतलब सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। बोला कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सिंपल भी है। देखो अब ये कह रहा है यहाँ पे कि एक वृत्त है, ठीक है, बना लेते हैं एक छोटा सा वृत्त। ये वृत्त हमने बना लिया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया और इधर कहीं बाहर एक बिंदु Q है। ठीक है, कह रहा Q से इस सेंटर की जो दूरी है वह 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इस बिंदु Q से इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे पूछा क्या है कि वृत्त की त्रिज्या, मतलब इसको अगर मैं O मानूं तो इसका यह मान पूछा है, त्रिज्या R। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बनाता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये एक लंब हो जा रहा है, ये आपका कड़ हो जा रहा है, ये वाला आपका आधार हो जा रहा है। तो यहाँ पाइथागोरस नियम से हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कड़ स्क्वायर बराबर, यही कहता है ना कि कड़ स्क्वायर बराबर, तो कड़ हमारे पास क्या है, यह कड़ मतलब हमारे पास OQ है। ठीक है, तो OQ का स्क्वायर, ठीक है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपके पास क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास क्या है OP, चाहे PO को हो चाहे OP को, दोनों बातें कही हैं, OP का स्क्वायर। हालांकि हमको OP ही निकालना है, त्रिज्या OP ही है, तो OP अगर निकालना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा OQ स्क्वायर और माइनस PQ स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये उधर जाके घट जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, OP का मान मतलब R स्क्वायर, मतलब त्रिज्या ही पूछा है, और OQ, O और Q का मान 17 दिया है तो हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर और माइनस PQ का मान दिया है 15 तो हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का R स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग करोगे तो 289 होता है और माइनस 15 का करोगे तो 225 होता है। जब इसको आप घटाओगे तो R स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पे निकल जाएगा आपका 9 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा आपका 4 और यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 6, 64 बच जाएगा। और यहाँ से R का मान निकालोगे तो यह वर्ग है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। 64 किस में हो जाएगा, वर्गमूल में। अब यहाँ से R का मान क्या निकलेगा,
प्लस माइनस 8 निकलेगा। तो माइनस तो लेते नहीं है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 8, क्योंकि त्रिज्या माइनस में थोड़ी होगी, तो पॉजिटिव वाला उसका मान ले लेते हैं, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए दिया है, देना ही चाहिए उसको, तो 8 सेंटीमीटर मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। चलिए प्रश्न संख्या 10वीं की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 कमा माइनस 7 और 5 कमा सात कमा माइनस 5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे, रफ ले लेता हूं समझाने के लिए। देखो कह रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ हमको, एक बिंदु यहां मान लेते हैं जिसका निर्देशांक है 3 कमा माइनस 7, ठीक है, और एक बिंदु यहां मान लेते हैं जिसका निर्देशांक है आपका 7 कमा माइनस 5, ठीक है। यही दिया ना कि इतना इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। अगर इसको मैं P मान लेता हूं, ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं Q मान लेता हूं, तो इनको समद्विभाजित करने के लिए इसका जो मध्य बिंदु ये होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि मध्य बिंदु इसका R दे दिया, ठीक है, तो इसी R का निर्देशांक पूछा है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x कमा के y। तो जब भी आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे तो इसका सूत्र चलता है, याद रखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र चलता है, नोट कर लो। जब भी आपसे पूछे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो नोट कर लो सूत्र। मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछे तो फार्मूला x अगर निकालना होगा तो x का मान होता है x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, ठीक है। अगर वहीं y का वैल्यू निकालना हो तो y1 प्लस y2 बटे 2 होता है, नोट कर लो। अब इन्हीं फार्मूला से आपका निकल जाएगा x और y का वैल्यू। तो अगर मैं x निकालना चाहूं तो x1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है, और प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इसी तरह अगर y का निकालना चाहूं तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 का वैल्यू कितना -7 और y2 का वैल्यू -5, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा -5 और बटे में क्या दिया हुआ है 2। अब हल करो तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, और 10 को 2 से कटाओगे तो 2 5 10, मतलब x बराबर कितना आ गया 5। इसी तरह -7 और -5 कितना हो जाएगा -12, 2 से कटाओगे तो -6 हो जाएगा, मतलब y बराबर -6। तो यह हो गया उसके निर्देशांक, x का मान है 5 और y का मान है -6, मतलब 5 कामा -6 जो उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा मध्य बिंदु का। तो 5 कामा -6, 5 कामा -6 मतलब यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे प्यार बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखिए बहुत सिंपल है। कह रहा है कि 72 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 72 के अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। तो 2 से जब कटाओगे तो 72 कितना बार में कटेगा 36 बार में। फिर 2 से कटाओगे तो 18 दूनी के कितना होता है 36 होता है। फिर 18 किससे कटेगा 2 से कटाइए तो 2 9 18, फिर यह 3 से कटेगा 3 3 9, और फिर यह 3 से कटेगा 3 1 3 कट गया। तो इसको कैसे लिखोगे? तो 72 बराबर इसको लिखोगे 2 कितना बार आया है 1 2 3, 2 जो है 3 बार आया है तो 2 पे पावर 3, और 3 कितना बार आया 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2। लो भाई यह हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2, मतलब पहला वाला ऑप्शन देखो, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना ज्यादा सिंपल है, देखिए कितना आराम से मैंने बता दिया इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 12। बोला है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान क्या होगा। देखो इसको दो तरीके से आप इसको चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीका मैं बता दूंगा आपको। देखो पहली बात तो दिया है कि साइन ए बराबर कॉस ए और हमसे ए का मान पूछा है, तो सबसे पहला मेथड तो ये होता है, दोनों ही फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। या तो आप इसको ये करो कि साइन ए बराबर कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए को लिख सकते हो आप साइन 90 माइनस ए, क्योंकि इस फार्मूला होता है साइन 90 माइनस ए कॉस ए फार्मूला होता है। तो कॉस ए को हमने लिख लिया साइन 90 माइनस ए। अब ध्यान दीजिए तो साइन से साइन कैंसिल, बचा इधर ए बराबर इधर बच गया आपका 90 माइनस ए, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका ए और माइनस के इधर आएगा तो प्लस के ए बराबर में इधर हो जाएगा आपका 90, और ए मिलकर हो जाएगा आपका 2a बराबर कितना हो जाएगा 90। अब ए का मान निकालोगे तो ए 2 से कट जाएगा कितना बार में 45 बार में, तो ए का मान 45 आ गया जो कि डायरेक्ट आंसर आ गया 45। तो यहाँ बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो एक मेथड और होता है, वो भी बता देता हूं आपको। देखो अगर इस तरह नहीं करना चाहते हो तो सबसे सिंपल है कि साइन ए बराबर क्या दे रखा आपको कॉस ए। तो एक काम करो कि इधर लिख लो आप साइन ए, इधर कुछ नहीं तो गुना में 1 होता है, ठीक है। तो कॉस से गुना में इधर आएगा तो कॉस से कहां चला जाएगा भाग में, इधर कितना बच जाएगा इधर 1 बच जाएगा। अब फार्मूला जानते ही हो आपकी साइन ए बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं 10a, क्या हो जाएगा 10a बराबर 1।
अब ध्यान से समझना कि ये हो जाएगा आपका 10a। अब 10 कितना अंश का मान एक अंश होता है, तो 10 45 अंश का मान एक होता है, तो लिखोगे 10 45 अंश, मतलब एक को हमने लिख दिया 10 45 अंश। अब 10 से 10 जैसे कटेगा तो a बराबर क्या आ जाएगा आपको 45 अंश आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए, तो दोनों हमने तरीका बता दिया, दोनों ही तरीके से आंसर सेम आने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या यहाँ पे दे रखा है 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए, इसको बहुत अच्छा प्रश्न दे दिया। प्रश्न संख्या 13 कैसे हल करोगे समझो ध्यान से। अब बोला कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए का मान। अब देखिए यहाँ पे कई फार्मूलों का इस्तेमाल होगा, पहले नोट करते हैं प्रश्न को। क्या दिया है, 1 प्लस दे रखा है 10 स्क्वायर ए, ठीक है, और बटे में क्या दे रखा है कोसेक, बटे में दे रखा है कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे ध्यान से समझो, हालांकि फार्मूला आप लोगों को मालूम है, फार्मूला में लिख देता हूं। फार्मूला कहता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस बात आप लोग जानते हो। ठीक है, फार्मूला होता है। और एक फार्मूला और होता है, जितना भी फार्मूला होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक फार्मूला होता है आपका सेक ए, सेक ए बराबर 1 बटे के क्या होता है कॉस ए। ठीक है, ये भी फार्मूला होता है। और कोसेक स्क्वायर ए बराबर भी फार्मूला होता है। अगर हम बात करें कि कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे के साइन ए। ये सब फार्मूला में लिख रहा हूं ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आपको समझ में आ जाए। ये तीनों के तीनों मैंने क्या रखा है फार्मूला। अब ध्यान से समझना आप लोग। अब दिया है 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर ए को मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ऊपर वाला को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब नीचे क्या बचा, नीचे आपका बच गया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है नोट कर लोगे, कोसेक स्क्वायर है। अब हम फार्मूला जानते ही हैं कि सेक ए बराबर 1 बटे के कॉस ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे के कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं, बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से। और पूरा का पूरा बटे में कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटे के साइन ए होता है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं, फार्मूले के हिसाब से बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान से आप लोग समझो, अब क्या होगा, अब ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर 1 गुणा 1 में होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। नीचे आपका कॉस स्क्वायर 1 गुणा इस 1 में होगा, तो आ जाएगा आप लोगों का कॉस स्क्वायर ए। अब फार्मूला आप जानते ही हो कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर ए होता है कि नहीं। लो, यही हो गया आंसर, 10 स्क्वायर है दिया है क्या, बिल्कुल देना चाहिए 10 स्क्वायर है। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 14। ठीक है, इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूं। चलिए हमने पेज ले लिया, इसको सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 क्या है, 1 + cot स्क्वायर है, एक कोष्टक में दिया 1 + cos थीटा और एक कोष्टक में 1 - cos थीटा का मान पूछा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में दिया है, और एक ब्रैकेट में आपका 1 + cos थीटा और एक कोष्टक में आपका 1 - के cos थीटा। अब इसमें भी आपका फार्मूला लगने वाला है। फार्मूला ध्यान से आप समझ लेना, बिना फार्मूला के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला पहले समझो। फार्मूला होता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक, यहां पर लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला होता है। ठीक है, और एक चीज देखिए, ये आपका a + b और a - b दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको a मानूं तो a + b a - b, तो आप जानते हो कि अगर एक कोष्टक में a - b और एक कोष्टक में a + b हो, ये वाला फार्मूला, तो इसको हम क्या कहते हैं कि यह तो a² - b² का फार्मूला है कि नहीं। इतना चीज आप बताओ, है कि नहीं, बिल्कुल। आप बताओ 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहां पे गुना लगा दो। अभी देखो क्या हो जाएगा, a² - b², तो a को हमने 1 माना है, तो a का स्क्वायर 1 होता है, माइनस b², b को हमने cos माना है, तो हो जाएगा आप लोगों का cos स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में। हालांकि फार्मूला हम फिर जानते हैं, फार्मूला एक होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। फार्मूला कहता है कि 1 - के cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि ये जो आपका कोसेक दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक का वैल्यू चेंज कर दो। जैसे देखो ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान के कोसेक स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला होता है, जाके चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, बच क्या गया आपका, बच गया सिर्फ एक। एक ही क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो एक यहाँ पे दिया है, बिल्कुल दिया है, तो यहाँ पे डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए, क्या है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब त्रिज्या तो हमको दे दिया है कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो दिया पहले उसको आप नोट कर लो। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो वृत्त के अगर हम चतुर्थांश की बात करें कि वृत्त के चतुर्थांश, ध्यान से नोट कर लो कि वृत्त के चतुर्थांश का अगर जब भी क्षेत्रफल आपसे पूछे तो इसका फार्मूला क्या होता है, नोट कर लो। इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो कितना ज्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे 1/4 तो 1/4 नोट करोगे, पाई रहने दोगे क्योंकि जो ऑप्शन है वो पाई में ही मान दिया हुआ, तो पाई को पाई रखने देंगे। और आर का वैल्यू दिया है 3.5, इसका हो जाएगा आप लोगों का स्क्वायर। इतना चीजें क्लियर है। चलिए ये हो जाएगा आपका 1/4 और इंटू में पाई 3.5 के जब स्क्वायर करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 12.25 आ जाएगा। तब जब इसको हल करोगे तो पाई का गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा आप लोगों का पाई, और नीचे कितना बचा, नीचे बच गया 4, और इंटू में कितना बचा 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं ऑप्शन में दिया है क्या इतना पॉइंट, तो देखते हैं पाई/4 12.25, यहाँ पे दशमलव होगा जी, यहाँ पे क्या होगा दशमलव, 12.12, ठीक है। तो पाई/4 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देख लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण दिया 40 अंश और इस त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई पूछा है। तो जब भी त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई पूछे तो उसके लिए भी फार्मूला चलता है। हालांकि हमको त्रिज्या दिया है r सेंटीमीटर, r का वैल्यू दिया है r सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दिया है r सेंटीमीटर है, और थीटा का मान अगर हम बात करें, थीटा का मान 40 डिग्री दे रखा है, और त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई पूछा है। तो नोट कर लो यहाँ पे कि चाप की लंबाई, जब भी संगत चाप की लंबाई पूछे तो इसका फार्मूला नोट कर लो। संगत चाप की जब भी लंबाई पूछे तो यहां पे हो जाएगा θ/360, ठीक है, और इंटू क्या होता है 2 पाई आर, यही होता है ना जी, बिल्कुल होता है। तो अब यहां पे वैल्यू जो दिया रख लो। अब थीटा का मान कितना दिया 40 अंश, और बटे में यहाँ पे 360 और इंटू यहाँ पे 2, अब पाई आर का वैल्यू कितना दिया, आर का आर ही रहने दो। तो अब ये हो जाएगा 40 9 360, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया आपका, ऊपर बच गया 2 पाई आर, ऊपर क्या बच गया 2 पाई आर, और बटे नीचे कितना बच गया, सिर्फ 9 बच गया। इतना होगा सेंटीमीटर, 2 पाई आर बटे 9, 2 पाई आर बटे 9, मतलब बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, इसको देखते ही मार दोगे। कह रहा है कि पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रयोक्ता होती है। तो पासा को जब एक बार उछालोगे तो पासा में कितना फलक होता है 6। तो जाहिर सी बात है कि कुल संभावित परिणाम कितना आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 फलक है तो 6 में से यही तो आएगा। मतलब कि कुल संभावित परिणाम कितने हो रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, कुल संभावित परिणाम कितना हो रहा है 6। और कह रहा सम संख्या, तो इसमें से सम संख्या कौन कौन सी, या तो 2 आ सकता है तब सम संख्या होगी, या तो 4 आएगा तब सम संख्या हो सकती है, या तो 6 आएगा तब सम संख्या। मतलब सम संख्या आने का जो अनुकूल परिणाम है वो कितना है 3। हमको क्या पूछा प्रायिकता, तो प्रायिकता कैसे निकलता है, देखो प्रायिकता निकालने का रूल यही है कि जितना कुल संभावित परिणाम दिया है, ठीक है, और जितना आपका क्या दिया है अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम ऊपर होता है, संभावित परिणाम नीचे होता है। तो अनुकूल परिणाम जो आने वाला होता है तो कितना अनुकूल परिणाम की संख्या 3, और कुल संभावित परिणाम कितना है 6, मतलब 3/6। घटाओगे तो 3 कम 3, 3 दूनी के 6, मतलब वही 1/2 हो जाएगा आपका। 1/2 दिया है क्या, बिल्कुल ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना ज्यादा सिंपल है। मतलब प्रायिकता निकालना है तो यह होता है आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम, यही नियम कहता है इसका। कितना ज्यादा सिंपल है। चलो प्रश्न संख्या 18,
प्रश्न संख्या 18 कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग। देखिए बहुलक वर्ग तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, बहुलक वर्ग बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही वर्ग अंतराल होगा बहुलक वर्ग। मतलब कि बारंबारता देखते हैं, ये बारंबारता यहाँ पे 4 7 10 12, तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 12 की। तो सबसे अधिक बारंबारता 12 की है, तो वर्ग अंतराल कितना है इसका? 15 और 20। 15 20 ही क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहला जाएगा। बहुत सिंपल है, 15 20 मतलब सी वाला। मतलब जब भी आपसे बहुलक वर्ग पूछे ना, तो सबसे अधिक बारंबारता देख लीजिए, और सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होगा ना, वही बहुलक वर्ग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। ये भी आपका प्रायिकता वाला है, सिंपल एकदम वही मेथड लगाएंगे जो अभी हमने जस्ट हल करके आया है कि दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है तो एक द्विक आने की प्रायिकता होती है। अब दो पासा है तो एक पासे में 6, तो दूसरे में 6, तो 6 36। मतलब यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? 36। और कुल संभावित परिणाम हमेशा कहाँ रहता है? नीचे रहता है। इतना बात तो आप जानते हो। कह रहा है कि द्विक आने की प्रायिकता, द्विक आने का मतलब समझते हो? दोनों पासों पर समान अंक। तो दोनों पासों पर समान अंक कब आ सकता है? या तो 1 1 रहेगा तब, या तो आपका 2 2 रहेगा तब, या तो 3 3, या तो आपका 4 4, या तो आपका 5 5, या तो आपका 6 6। इतना ही ना, मतलब 1 2 3 4 5 6। मतलब कि आने वाला जो अनुकूल परिणाम है वो टोटल कितना है? 6। वो क्या रहता है? ऊपर होता है। तो 6 कम 6 और 6 36, 1/6। 1/6 दिया है क्या? बिल्कुल। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना ज्यादा सिंपल प्रायिकता वाला होता है। मतलब प्रायिकता वाला समझ लीजिए इतना ज्यादा सिंपल मेथड है ना इसका कि आप तुरंत इसको हल कर पाओगे। इसके बाद 20वां देख लो क्या है। 20वां बोला है आपका कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग। देखिए माध्यक वर्ग जब भी पूछे ना, तो माध्यक वर्ग के लिए वर्ग अंतराल तो दिया है, बारंबारता भी दिया है, सिर्फ आपको संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत होती है। तो चलिए संचयी बारंबारता देखो कैसे निकालते हैं ये भी बता देता हूं। वर्ग अंतराल ना, तो अब देखो ये किसका हो गया? वर्ग अंतराल का कॉलम बन गया। ये आपका बारंबारता का, किसका बन गया? बारंबारता को। और यहाँ पे CF निकालते हैं संचयी बारंबारता। कितना सिंपल देखो, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से क्या है? 20। इसके बाद क्या दिया है? 20 से 30, इसके बाद 30 से 40, और 40 से 50। ठीक है, 40 से 50 में दिखाता हूं आपको पूरा। देखो बारंबारता क्या दिया है? 3 6 8, मतलब इसका 3, इसका 6, इसका 8। तो 3 6 8 4 10, मतलब इसका 4 और इसका 10। अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। ये 3 है ना, तो 3 लिख दो, और 3 में 6 3 9। इसी तरह 9 8 कितना हो जाएगा? 17, 17 4 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31। बात खत्म। अब यहाँ पे जो संचयी बारंबारता का टोटल होता है, यहाँ पे कितना आया है आपका? 31। इसी को हम लिखते हैं 21। मतलब इसका वैल्यू जोड़ोगे ना तो इतना ही आने वाला है 31। जब ये n का वैल्यू मालूम चल जाए, जो लास्ट में आता है वही n का मान कहलाता है 31। उसका n/2 कर दो। n/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 31 का आधा करोगे तो कितना होगा? 31 का आधा करोगे तो 15.5, मतलब 15.5 होगा। अब 15.5 किस में आएगा? तो आप देख लो कि 15.5 जो होगा वो 17 में ही आने वाला है। 15.5 17 में ही होगा। तो यहाँ पे जो उसका वर्ग अंतराल जो दिख रहा है 20 और 30, यही आपका कहलाता है माध्यक वर्ग। तो 20 और 30, 20 और 30 दिख रहा है कहीं पे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन में नहीं लिखा गया। लो भाई, इसका ऑप्शन में नहीं लिखा गया है, तो हालांकि यहाँ पे नोट कर देता हूँ 20 और 30 ही होगा। 20 और 30 इसका क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आप लोगों का खंड ब। तो खंड ब हल करने के लिए एक स्पेशल वीडियो लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा, ऑलरेडी 40 मिनट से पार हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो ला दूंगा। आपका मॉडल पेपर पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको तैयार हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।